मेरे प्यारे मित्रों एवं विद्यार्थियों, YouTube पर प्रियंक व्यास राधे के नाम से मेरा चैनल सर्च करें और उस पर क्लिक करते ही आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इसे दबा लें। दबाते ही सब्सक्राइब हो जाएगा। पास में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें। ऊपर ऑल वाला जो है उस ऑप्शन उसको सेलेक्ट कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक आता रहेगा। और यहाँ पर लाइक वाला बटन दबा दें और पास में मौजूद शेयर बटन से सब जगह पर इसे फैला दें। एक बार ही आप सब्सक्राइब करेंगे, एक व्यक्ति एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। तो नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता ही है, हम 1 अप्रैल से जो रेगुलर आपके लिए लेके आ रहे हैं, आज फिर से हाजिर है आपके सामने लेकर के आए हैं। साइकोलॉजी की हम ये यूनिट लेकर आए हैं। चेक कीजिएगा, आज से हमने थोड़ी सी यहाँ पर टेक्निक को बदला है। हम क्या कर रहे हैं, यूनिट वाइज जो टॉपिक वाइज आपका टेस्ट लेंगे। तो यहाँ पर साइकोलॉजी की यूनिट फर्स्ट जो आपकी है बाल विकास, ये आज से हम यूनिट वाइज चालू कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, हर सब्जेक्ट का आपको यूनिट वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे ताकि आप पूरा उसमें से डिटेल निकाल सको और अपना आकलन कर सको। तो यूनिट फर्स्ट बाल विकास है, उसके सुपर 30 क्वेश्चंस आज लेके आया हूँ जो कि आपको रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए चलते हैं माँ सरस्वती धाम क्लासेस ऋषभदेव में माँ सरस्वती धाम को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आकलन कीजिए आपका कैसा है और फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट सबको शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करो या ना करो लेकिन शेयर जरूर कर दो बच्चों, ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक ये आपके माध्यम से पहुंच जाए और उसका लाभ उसको मिले। और अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, आपको लगे कि यार सर हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्यों नहीं सब्सक्राइब करें, तो फिर आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं, स्वार्थी भी होते हैं। कुछ लोग को लगता है कि नहीं, हम तो केवल देखेंगे, हम सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो भी उनका स्वागत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप करेंगे आपका ही फायदा है, नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं, परंतु शेयर जरूर कीजिए ताकि प्रत्येक बच्चे तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 1 लेके आए हैं, आकलन कीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे आपका कितना क्वेश्चन राइट जा रहा है आपको पता लगेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बालक के सिर का एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बालक के सिर का और उसके मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? जल्दी इसका आंसर निकालिए और जल्दी इसका आंसर मुझे दीजिए। कौन सी अवस्था में सिर का और मस्तिष्क का विकास होता है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। देखिए, सबसे ज़्यादा विकास इसका होता है शेषवावस्था में। आंसर क्या आएगा? शेषवावस्था में, ऑप्शन बी। सिर का और मस्तिष्क का जल्दी जो है विकास वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एक बालक पड़ोसी के घर पर अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ द्वारा बालक की पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की आयु क्या होगी? बहुत शानदार क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विभिन्न एग्जामों के अंदर आपको देखने को ये ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। देखिए, एक बालक पड़ोसी के घर पर अपनी माँ की गोद में खेल रहा था, अचानक उसको नींद आ गई, सो गया। लेकिन उसकी माँ ने उसको कहाँ सुला दिया? पड़ोसी के बिस्तर पर सुला दिया और माँ वहाँ से चली गई। तो बच्चे ने माँ को नहीं वहाँ पर पाया, रोने लगा। तो ये कौन सी अवस्था है? तो ये इसकी आयु है 10 माह की अवस्था है, क्योंकि आपको ध्यान रखना चाहिए 10 माह का बालक आसपास के वातावरण को पहचानने लग जाता है और अपने माँ को पहचानने लग जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 10 माह आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विभिन्न एग्जामों के लिए भी महत्वपूर्ण है और रीट के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण। देवदूत कौन सी अवस्था होती है? देखिए, ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं, देवदूत जो है वो कहा जाता है आपका कौन सी अवस्था को? किशोरावस्था को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, किशोरावस्था को कहा जाता है देवदूत। लेकिन आप जरा बताइए, क्या किशोरावस्था ऑप्शन में है? नहीं। तो किशोरावस्था की एज आपको पता होना चाहिए। देखो, ये 2 से 7 वाली जो एज जा रही है शेषावस्था की जा रही है, तो ये तो गलत हो गया। 18 के बाद जो है वो धीरे धीरे आप परिपक्वावस्था की तरफ या वयस्क अवस्था की तरफ बढ़ते हो, प्रौढ़ावस्था की तरफ, तो वो भी गड़बड़ हो जाता है। 7 से 12 जो है वो एक तरीके से आपकी बाल्यावस्था को इंगित कर रहा है, तो वो भी गलत हो जाता है। हमको चाहिए क्या? किशोरावस्था। किशोरावस्था आंसर क्या निकल के आएगा? 13 से 18 वर्ष की आयु। देखो, 13 के पीछे भी आ रहा है 13 और 18 के पीछे भी आ रहा है 18, तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो टीन वाली अवस्था आ रही है, वो किशोरावस्था है। तो देवदूत हो जाएगा आपका नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि में क्या संबंध है? फटाफट कमेंटों को नीचे जाकर फटाफट कमेंटों को अपनी तैयारी का आकलन करो। शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि में कैसा संबंध नजर आता है आपको? तो ध्यान रखिए, शारीरिक वृद्धि से ही मानसिक वृद्धि यहाँ पर संबंधित होती है। अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो शरीर का स्वस्थ रहना कोरोना काल में तो और ज़्यादा जरूरी है। तो घनिष्ठ संबंध होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5,
मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता है। तो आपकी मानव व्यवहार जो व्यवहार करता है मानव, उसकी प्रत्येक विशेषता किस बात को इंगित करती है? क्या उसके वंशानुक्रम का फल है? तो केवल वंशानुक्रम का फल नहीं होती, गलत है। वातावरण का फल है? तो केवल वातावरण का फल भी नहीं है। क्या वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल है? क्या नहीं, वो योगफल भी नहीं होती है। हमेशा ध्यान रखिए, वंशानुक्रम और वातावरण का क्या होता है? गुणनफल। ये गुणनफल आपको जरूर ध्यान रखना है, दोनों का गुणा होता है, कभी भी इनका प्लस नहीं होता है। आपको इनको दोनों का गुणनफल ध्यान रखना है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का गुणनफल जो है वो ही मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 6, बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए जल्दी जल्दी क्या आंसर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, जलेबी जैसा क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण। देखिए इसका आंसर जाएगा क्रोगमेन। क्या आंसर जाएगा इसका? क्रोगमेन ने यह कहा था कि बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है। दिमाग में बिठा लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है? तो ध्यान रखिए, बहुत अच्छी तरीके से ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को हमने पढ़ाया है, और जो ऑनलाइन क्लासेस वाले हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा हो, जो अभी जो हमसे जुड़ रहे हैं, वो बच्चे ध्यान कर लें। शारीरिक विकास की गति पहले शिशुअवस्था में तेज होती है, फिर बाल्यावस्था में जाकर कम हो जाती है, फिर किशोरावस्था में जाके वापस बढ़ जाती है। तो आपको यहाँ पर क्या पूछा, किस अवस्था में शारीरिक विकास बहुत कम हो जाता है? तो ध्यान रखो, कम कौन सी अवस्था में हो रहा है? बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था आपका ऑप्शन कौन सा राइट जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, आपके लिए आज का मोटिवेशन। देखिए क्या है आज का मोटिवेशन, दूसरा मौका सिर्फ कहानियाँ देती है, जिंदगी नहीं। तो याद रखिए, दूसरे मौके की तलाश में नहीं जाइए, लग जाइए। ये रीट आपका आखिरी मौका है, ये सोचकर लग जाइए और लड़ जाइए इन परिस्थितियों से। ध्यान रखें, यदि अगर जीवन एक कोई बहुत बड़ा हम कहें अवसर है, तो संघर्ष जरूर उसको आगे बढ़ाने वाला मोटिवेशन है। तो संघर्ष से ही जीवन जीता जाएगा, ये आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, चलिए। निम्नांकित अवस्था में प्राय बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है। क्वेश्चन देखते ही पता लग जाना चाहिए वो कौन सी अवस्था है बाल विकास की, जिस अवस्था के अंदर जो बालकों का जो आकर्षण है वो समलिंगी के प्रति ज़्यादा होता है। तो समलिंगी के प्रति आकर्षण कौन सी अवस्था में होता है? तो ध्यान रखें, बाल्यावस्था में बच्चा समलैंगिकता की ओर बढ़ता है। आपने देखा होगा, इसको गेम एज भी कहा जाता है, और इसी को गैंग एज भी कहा जाता है। तो बच्चा अपनी ही लिंग वाले व्यक्तियों के साथ गैंग बनाता है। जैसे लड़का है तो लड़कों के साथ रहना पसंद करेगा, और लड़की है तो लड़कियों के साथ रहना पसंद करेगी। विपरीत लिंगी आकर्षण कब आता है? किशोरावस्था में आता है। लेकिन समलिंगी आकर्षण कब रहता है? बाल्यावस्था में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, खेल क्रियाएं बालकों के किस आयु वर्ग पर अपनी चरम सीमा पर होती है? देखिए भाई, खेल क्रियाओं की बात कर रहे हैं हम, खेल क्रियाओं की। अब यहाँ पर भी मैं आपको फिर से एक चीज़ क्लियर कर दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप नीचे आंसर जरूर लिखिए, कितनी आपकी तैयारी ये देखना चाहते हैं हम, तो नीचे आंसर जरूर लिखिएगा, घबराइएगा मत। जितनी भी तैयारी हो आकलन करेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। देखिए बहुत अच्छे अच्छे लेवल के, रीट के लेवल के क्वेश्चन हम लेके आए। खेल क्रियाओं की बात हो रही है, लेकिन अगर हम खेल की अवस्था की बात करें तो वो बाल्यावस्था होती, क्योंकि बाल्यावस्था के लिए कहा जाता है ना कि बालक ऐसा कोई खेल नहीं छोड़ता जिसको उसने खेला ना हो। तो बाल्यावस्था में प्रत्येक बच्चा हर एक गेम खेलता है। लेकिन अगर खिलौनों की आयु की बात करें तो खिलौनों की आयु आपकी होती है कौन सी? शैशवावस्था। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि खेल क्रियाएं बालकों के किस आयु वर्ग पर अपनी चरम सीमा पर होती है, यानी अपनी एक उत्कृष्ट अवस्था तक पहुँच जाती है। तो उत्कृष्ट अवस्था आपकी आएगी बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था यहाँ दे नहीं रखा है, उसने क्या दे रखा है? पूर्व विद्यालय अवस्था, जिसमें वो शैशवावस्था में होता है तो गड़बड़ है। प्राथमिक विद्यालय अवस्था, वो भी शैशवावस्था में होता है तो ये भी गड़बड़ है। सीनियर हाई स्कूल स्तर पर, सीनियर हाई स्कूल स्तर मतलब 11-12 की बात आ रही, तो किशोरावस्था में आ जाता है तो ये भी गड़बड़ है। अब बाल्यावस्था बचा किस में? देखिए आप, जूनियर हाई स्कूल स्तर पर। ऑप्शन सी राइट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चा जो है वो 8वीं 9वीं 10वीं का जो बच्चा होता है वो बाल्यावस्था में होता है, और वहाँ पर वो खेलने में अधिक ध्यान लगाता है। आपने देखा होगा, पढ़ाई से ज़्यादा खेलने में ध्यान लगाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन इसको ऐसे घुमा सकता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हमने दिया है, बहुत जबरदस्त लेवल के क्वेश्चन आपके लिए लेके आए। रीट में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, बिल्कुल इसी लेवल के। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण, यौन मूल प्रवृत्ति का ऊर्जा बल किस नाम से जाना जाता है? अब जिसने सिगमंड फ्रायड का नाम सुना है और
उनके शिष्य युंग या जुंग का नाम सुना है तो वो उनके बीच का विवाद अच्छी तरीके से जानते हैं। जो सिगमंड फ्रायड है वो सिगमंड फ्रायड शैशवावस्था में भी काम अवस्था की बात करते हैं, यानी शैशवावस्था में भी वो सेक्सुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सेक्सुअल इच्छा की बात करते हैं, जिसका विरोध जुंग या युंग ने किया था। तो सिगमंड फ्रायड ने उसको नाम क्या दिया था? कामेच्छा को क्या नाम दिया था? काम करने की इच्छा को क्या नाम दिया था? लिबिडो नाम दिया था। तो यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को क्या कहा जाएगा? लिबिडो नाम कहा जाएगा। ऑप्शन सी राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? क्या चीज प्रक्षेपण तकनीक के अंतर्गत नहीं आ रही है, ये पूछा जा रहा है। देखिए, खेल तकनीक प्रक्षेपण तकनीक में आएगी, शब्द साचार्य तक परीक्षण भी आएगा, चित्र साचार्य परीक्षण भी आएगा, परंतु व्यक्ति अध्ययन विधि यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं केस स्टडी जो मेथड है वो आत्मनिष्ठ विधि है। वो कैसी विधि है आपकी? वो आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत आएगी और ये आपकी प्रक्षेपण तकनीक में नहीं आएगी। तो ऑप्शन 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 12, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? मेरे एक प्रिय विद्यार्थी ने एक दिन सवाल पूछा था, जरूर वो बच्चा भी आज देख रहा होगा। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, अगर वो देख रहा है तो नीचे कमेंट कर देना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। चलिए, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है, ये उसने पूछा है। तो बच्चा जब खेल खेलता है मैदान में तो उसका शारीरिक विकास भी होता है, खेलने से दौड़ भाग होती है तो विकास तो होता है। मानसिक विकास भी होता है क्योंकि उसको चाल चलनी होती है, भाई किधर से कहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, वो टेक्निक उसको रखनी होती है, रणनीति रखनी होती है, तो दिमाग से चलना होता है। मानसिक विकास भी होता है और साथ साथ में सामाजिक विकास भी होता है, क्योंकि बच्चा खेल के मैदान में ही एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ व्यवहार करना सीखता है, उनके साथ टीम स्पिरिट सीखता है, टीम भावना सीखता है। तो तीनों ही सही जाएंगे, उपयुक्त सभी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 पर जाने से पहले आपको हम बता दें, नियमित रूप से आपके लिए हम 1 अप्रैल से लेकर नियमित रूप से लेकर आपको शाम के 6 बजे हम लेके आ रहे हैं आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज, एकदम निःशुल्क, बिल्कुल फ्री। इस कंपटीशन के दौर में, इस कोरोना काल में दुनिया में हर व्यक्ति, हर कोचिंग सेंटर फीस ले रहा है आपसे, और बल्कि जितनी पहले फीस थी उससे ज़्यादा फीस ले रहा है। लेकिन एक मात्र कोचिंग संस्थान है माँ सरस्वती धाम कोचिंग संस्थान ऋषभदेव। माँ सरस्वती धाम कोचिंग क्लासेस ऋषभदेव एक मात्र ऐसा संस्थान है जो कि कोरोना काल में भी, इतना समस्या में होने के बाद भी आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क चीज़ लेकर के आ रहा है। तो इतना तो आपका हक बनता है कि आपको ध्यान रखना होगा कि क्लासें हिमांशु व्यास सर, बड़े भैया जो हैं हमारे, रीट सेलेक्टर 2018, और प्रियंक व्यास यानी कि मैं, हम स्वयं ये लेके आ रहे हैं। हमारा यूट्यूब चैनल प्रियंक व्यास राधे के नाम से है। आपका इतना हक जरूर बनता है कि अगर ये टीचर आपके लिए नियमित मेहनत कर रहे हैं तो आप इस सब्सक्राइब के बटन को दबा दो और इसके पास में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर सेट कर लो, ताकि रोज 6 बजे आपके सामने मिले। ध्यान रखिएगा, मैं भी रीट क्वालिफाई हूँ, ठीक है, और हिमांशु व्यास सर रीट सेलेक्टेड 2018 है। चलिए आगे चलते हैं, हम दोनों क्वालिफाइड हैं। चलते हैं आगे। आज की शिक्षा पद्धति है, आज की शिक्षा पद्धति कैसी है? व्यवसाय पर आधारित है क्या? तो आजकल व्यवसायीकरण होने जरूर लगा है, लेकिन पूरी तरीके से व्यवसाय पर आधारित है ये कहना गलत हो जाएगा। दमन सिद्धांत पर आधारित है क्या? नहीं, दमन करने का काम जो है पूर्व की नीतियों में होता था, परंतु अब नहीं होता है। भारतीय संस्कृति पर आधारित है क्या? नहीं, भारतीय संस्कृति में गुरुकुल पद्धति थी, वहाँ पर जो है एक तरीके से गुरुकुल पद्धति में क्या होता था कि वहाँ पर प्रधान कौन होता था? अध्यापक प्रधान होता था, जो कि अभी नहीं होता है। अब बाल केंद्रित आ गया है, पहले अध्यापक केंद्रित था। तो अभी की जो शिक्षा पद्धति है वो सिद्धांतों पर आधारित है। किस पर आधारित है? सिद्धांतों पर। आपने देखा होगा हर जगह पर, हर विषय के अंदर कुछ न कुछ थ्योरी, कुछ न कुछ सिद्धांत आपको देखने को मिलता है और उसी सिद्धांत को ध्यान में रख करके पढ़ाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जन्म के समय नवजात शिशु रोता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि नवजात आप भी थे, मैं भी था, सब नवजात होकर के आए। तो नवजात शिशु जब होता है, जन्मता है, जन्मते ही वो रोता क्यों है भाई? रोते रोते आया, हंसते हंसते जाएगा, ऐसे कहानी भी, उसमें गाने भी आते हैं। तो कई लोगों को लगता है कि वो डर गया बापड़ू, कई लोग वाकड़ी में कहते बी क्यों है बापड़ू, बी क्यों એટલે रोई रहो है। अरे ऐसा नहीं है, डरा नहीं है भाई वो, ठीक है, पीड़ा के कारण। अरे पीड़ा उसको कहाँ है कि पीड़ा तो माँ को ज़्यादा हो रही है भाई, ठीक है, तो पीड़ा का कोई कारण नहीं है। भूख के कारण, अरे भूख का अभी उसको कोई इतना खास विशेष नॉलेज नहीं है, और प्लेसेंटा के, माँ के प्लेसेंटा के माध्यम से उसकी भूख की इच्छा भी पूर्ण हो रही है, तो वो कोई कारण है ही नहीं। अरे वो वातावरण में परिवर्तन के कारण रोता है। इतने 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहता है, वो उसी को अपना घर समझता है, अचानक से बाहर की दुनिया में आ जाता है, इंसानों की दुनिया में। और आपको पता है इंसानों से विचित्र कोई प्राणी है ही नहीं, तो इंसानों की दुनिया में आके देखता है, अरे ये किधर आ गया भाई, मैं यो कटे क्यों, तो ये किस तरफ आ गया मैं, ये सोचकर वो कहीं ना कहीं रोता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि इंसान जो है एलियन से भी खतरनाक है, आपको पता है, जानवरों से भी बदतर,
आजकल इंसान का स्टैंडर्ड हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं। जिस प्रश्नावली में हाँ अथवा नहीं में उत्तर दिए जाते हैं वो कौन सी प्रश्नावली है? तो हाँ या नहीं। देखो ज़्यादातर लोगों को लगता है, देखो दो ऑप्शन तो बिल्कुल लल्लू है, चित्रित और मिश्रित तो हो ही नहीं सकता है इसमें। हाँ या नहीं का चित्रित और मिश्रित से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि खुली प्रश्नावली होना चाहिए। नहीं 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 मित्रों, खुली प्रश्नावली का मतलब है कि आपके पास ऑप्शंस खुले हों। कहाँ ऑप्शंस खुले हैं? तुम्हारे पास तो ऑप्शन ही दो हैं, या तो हाँ में आंसर दो या नहीं में आंसर दो। तो बच्चे के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, उसके हाथ बांध के रख दिया आपने कि भाई ये मैंने प्रश्न पूछा है, उत्तर या तो हाँ में देगा या नहीं में, इसके अलावा कोई शब्द तू नहीं बोलेगा, ऐसे कह देता है अध्यापक कई बार। तो वो बंद प्रश्नावली विधि है। कौन सी तकनीक है वो? बंद। बंद इसलिए है क्योंकि ऑप्शन ही दो ही बचे हैं, बच्चे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, या तो हाँ बोलना है या ना बोलना है। उसके मन में क्या भावनाएं उमड़ रही है वो तो तुम सुन ही नहीं रहे हो, तो बंद हो गया ना उसकी कहानी। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट जाएगा रीड के लिहाज से। मुख्य रंगों की पहचान बच्चा कर लेता है 5 वर्ष की आयु में। 5 वर्ष का बच्चा मुख्य रंगों की पहचान करना सीख जाता है। ड्राइंग भी करने लगता है, देखा होगा आपने, इंद्रधनुष के रंग वगैरह भी पहचानने लग जाता है। संवेग की बात करें, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? संवेग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल होना। आपके मन में उत्तेजना आना या भाव में उथल पुथल होना। आपको कुछ लोग सोच रहे होंगे क्रोध या भय, हाँ ये संवेग जरूर है। स्नेह और प्रेम ये संवेग जरूर है, ये संवेग के उदाहरण हो गए ये सारे। लेकिन आपसे पूछा है कि संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो संवेग का शाब्दिक अर्थ तो क्या होगा? उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। ये तो आपके क्या हो गए? ये तो सब संवेग के एग्जाम्पल हो गए, और ये आपका शाब्दिक अर्थ हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण क्या है? भाई कोई व्यक्ति संवेगात्मक रूप से पूर्णतः स्थिर है, स्टेबल है, ये आप कैसे पता लगाएंगे? कोई झगड़ालू होगा तो पता लगाएंगे क्या? नहीं, वो तो अनस्टेबल है, कुसमायोजित है। कोई बहुत ज़्यादा हंसने वाला विनोदी स्वभाव का होगा वो तो पता लगाओगे क्या? नहीं, वो भी कुसमायोजित है। भाई पता लगा कि भाई कहीं पर कोई डेथ हो गई, वहाँ जाके भी हंस रहा है, वहाँ पर उसको चुप रहना है, वहाँ हंस रहा है, तो ये विनोदी स्वभाव वाला व्यक्ति बिल्कुल कुसमायोजित है, पता ही नहीं कहाँ पर क्या बिहेव करना है। भीरू स्वभाव का, नहीं, ये भी नहीं सेट हो रहा है। समायोजित जो है, समायोजित अवस्था जो है वो संवेगात्मक स्थिरता को बताता है। एक समायोजित व्यक्ति ये पता रखता है कि उसको कहाँ पर हंसना है, कहाँ पर रोना है, कहाँ पर क्या बोलना है, कहाँ पर कैसा बिहेव करना है। ऐसा व्यक्ति आपका समायोजित होता है, पूर्णतः समायोजित, और वही आपकी संवेगात्मक स्थिरता की लक्षण है और अवस्था है। अभी जैसे आप लोग हमारे साथ जुड़े हो, अब जब हमने बोला कि आप जुड़े हो तो आपको कमेंट करना है। अब जो कमेंट कर रहा है वो संवेगात्मक स्थिरता के लक्षण में है, जो कमेंट नहीं कर रहा है वो कुसमायोजित है, उसको कहने के बाद भी कमेंट नहीं कर रहा है। अब कुछ बच्चे जुड़े हुए होंगे जो देख रहे हैं, देखने के साथ में लाइक करना है तो नहीं करना है, कुसमायोजित में जा रहे हैं। परंतु अगर कोई लाइक कर रहा है, उसको पता है कि मैं यूट्यूब पर आया हूँ, तो यूट्यूब पर जो सर क्लास ले रहे हैं हमारे लिए ले रहे हैं तो हमको लाइक करना है, तो उसको पता है कि लाइक करना है, तो वो बिल्कुल समायोजित अवस्था में है। सब्सक्राइब कर करके रखा है, ऑल पे सेट करके रखा है, तो पूर्णतः समायोजित है। जिसने नहीं कर रखा है वो कुसमायोजित है। तो अपने हिसाब से पता लगा लो कौन क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वाभिनय सिद्धांत के अंतर्गत क्या आता है? पूर्वाभिनय, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे गुड़िया गुड्डी के जो गेम खेलते हैं, कुछ बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, कुछ बच्चे अपराधी बन जाते हैं खेल में, कि भाई तय कर लेते हैं 5-6 बच्चे मिलके मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर का रोल प्ले करूंगा अभी नाटक करते समय, तू भाई अपराधी का रोल प्ले करना, तू पेशेंट का रोल प्ले करना, तू भाई नर्स बन जाना, तू ये बन जाना। तो पूर्वाभिनय करते हैं। इसके द्वारा बच्चा क्या सीखता है? खेल द्वारा बालक भावी जीवन की तैयारी करना सीखता है। बिल्कुल राइट बात है। बच्चा डॉक्टर बनेगा अगर खेल में, तो उसको पता रहेगा कि भाई डॉक्टर में क्या क्या करना होता है, तो वो वैसा बनने की कोशिश करेगा। बालक अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति करता है। मान लीजिए कोई बच्चा जो है कुछ पाना चाह रहा है ना, और उसकी इच्छा अंदर दब गई है कि यार ये मैं पाना चाह रहा हूँ, तो वो इच्छा वो वहाँ पर खेल के माध्यम से पूर्ण करेगा। बालक खेल के द्वारा अपनी खर्च की हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करता है। खेल में जो शक्ति खर्च होती है वो पूर्वाभिनय सिद्धांत के द्वारा पुनः आपको प्राप्त होती है। उपयुक्त तो सभी यहाँ पर राइट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत महत्वपूर्ण लेवल का क्वेश्चन है, अच्छों को नहीं आएगा ये क्वेश्चन, मैं बता दूं आपको। टेट, कैट और सेट। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर हमको आता है तो भी कमेंट करके बताओ ना, ऐसे मूक दर्शक होकर के बैठे रहते हो तो कैसे पता लगे तुमको आता है। चलिए, टेट, कैट और सेट, इन तीनों की भारतीय परिस्थितियों का अनुकूलन किसने किया? ध्यान रखिए ये कार्ड पद्धति है, इस कार्ड पद्धति के अंदर भारतीय परिस्थिति में लाने का श्रेय किसको जाता है? कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो फटाफट कि सर
इसने दिया, इसने दिया, ऑप्शन ए ने दिया, बी ने दिया, सी ने दिया या डी ने? अरे भाई ऑप्शन ए राइट जाएगा, डॉक्टर उमा चौधरी। ध्यान रखिए, जब मैं पढ़ा रहा हूँ उस दौरान आप इस वीडियो को, जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, वीडियो को पॉज कर दें और फिर नीचे कमेंट करें और उसके बाद आंसर चेक करें, तो आपको पता लगेगा कि आपको कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, कितनी मेहनत करनी है, कहाँ मेहनत करनी है। जो बच्चा केवल आंसर देखता जा रहा है, देखता जा रहा है, देखता जा रहा है, देखता जा रहा है, परंतु कमेंट नहीं कर रहा है, वो अपना आकलन नहीं कर पा रहा है सही तरीके से। ध्यान रखें, तो ये आपके आकलन के लिए, स्व मूल्यांकन के लिए। चलिए 21, क्वेश्चन नंबर 21, जन्मतः व्यक्ति में उपलब्ध समर्थ्य आयु के साथ परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है? अरे भाई आयु बढ़ती जा रही है, बढ़ती आयु के साथ साथ उसका सामर्थ्यता भी बढ़ना, और सामर्थ्यता के साथ उस व्यक्ति के अंदर कुछ परिवर्तन आना, उसकी क्षमताओं में परिवर्तन आना, उसके सामर्थ्य में परिवर्तन आना क्या कहलाता है? तो वृद्धि तो केवल शारीरिक रूप से हम देखते हैं, वो तो मतलब हो ही नहीं सकता है ना। विकास का संबंध जो है वो एक यहाँ पर व्यापक पैमाने में होता है, और इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन वैसे ही गलत हो रहा है। राइट ऑप्शन क्या जाएगा? परिपक्वता जाएगा, क्योंकि एक बच्चा अपनी आयु के साथ साथ उसके सामर्थ्य में भी यदि लगातार पैरेलल वृद्धि हो रही है, तो ये दोनों पैरेलल वृद्धि आयु के साथ साथ जब होती है तो उसको हम बोलते हैं परिपक्वता होना, बच्चे का मैच्योर होना, तो परिपक्व हो रहा है वो। 22, इसमें से सही कथन कौन सा है, पहचानना है। विकास एक अल्पकालीन प्रक्रिया है। अरे भाई किसने बोल दिया तुमको अल्पकालीन प्रक्रिया भैया? हैं, बिल्कुल गलत बात कर रहे हो विशाल, तो एक दीर्घकालीन प्रक्रिया, लगातार चलती रहती है विकास की प्रक्रिया। विकास में व्यक्तिगत भेद नहीं होते। क्यों नहीं होते भाई? हमारे पास तो पूरी यूनिट है व्यक्तिगत विभिन्नता की, पर्सनालिटी डिफरेंस की, यहाँ पर आपको पता है, आपको पढ़ा रखा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखो कि भेद नहीं होते, मतलब सब समान थोड़ी होते हैं, भेद तो होते हैं भैया। तो ऑप्शन 2 भी गलत जा रहा है। विकास सभी दशाओं में एक जैसा नहीं होता है, ये ऑप्शन ठीक जा रहा है। चौथा भी देख लेते हैं, विकास पूर्व कथनीय नहीं है, देखो ये गलत जा रहा है। सही आंसर इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सभी दिशाओं में एक जैसा नहीं होता, ये बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि विकास सभी दशाओं में सबका एक जैसा नहीं होता है। किसी के संवेगात्मक रूप से समान होगा तो शारीरिक रूप से भिन्न होगा, मानसिक रूप से भिन्न होगा, सामाजिक रूप से भिन्न होगा, संवेगात्मक रूप से भिन्न होगा। तो सभी पक्षों में अलग अलग विकास का जो है दशा भिन्न भिन्न होगी। तो जो बिल्कुल राइट जा रहा है ऑप्शन 3 राइट जा रहा है, ऑप्शन सी। चलते हैं 23 पर। जिस बालक का मानसिक विकास ठीक नहीं है वह सामाजिक विकास में भी पिछड़ जाता है, ये विकास के किस सूत्र से संबंधित है? अब दिमाग लगाइए, यहाँ पर मानसिक विकास संबंधित, या मैं कहता हूँ कि सामाजिक विकास को प्रभावित कर रहा है। दूसरे शब्दों में मैं बोलूँ तो किसी बच्चे का मानसिक विकास का जो स्तर है वह उसके सामाजिक विकास के स्तर को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सी बात सही जा रही है? विकास एक परस्पर क्रिया है, परस्पर क्रिया है ये नहीं कह सकते हम। विकास साधारण दिशा से विशिष्ट दिशा की चलता है, ये भी बिल्कुल गलत बात है। विकास संकुचित होता है क्या? नहीं नहीं भाई, विकास तो एक बहुत ही यहाँ मैं कह सकता हूँ दीर्घायामी चीज़ है, दीर्घायामी सिद्धांत पर आधारित है। तो मानसिक विकास का सामाजिक विकास से संबंध होना क्या है? पारस्परिक संबंध से चलते हैं, यानी विकास जो होता है वो आपस में पारस्परिक संबंध से चलता है, यानी ऑप्शन आपका सेकेंड राइट जाएगा। चलिए मित्रों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत आपको लग रहा है? फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए, कमेंट कीजिए। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन पहचानना है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, गोल्ड मेडल स्टूडेंट्स, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है क्या? बिल्कुल की जा सकती है, यानी कि गलत कथन अपने को पहचानना है। तो विकास की तो भविष्यवाणी होती है, बोलते हैं ना पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। तो हम तो विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं ना, पता लगा सकते हैं बच्चे का कहाँ तक क्या विकास होगा। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने पहले ऐसे उंगलियां हिलाना सीखा, उसके बाद हाथ हिलाना सीखा और फिर उसके बाद पूरा अंग काम करेगा। यानी पहले उस अंग के जो भाग हैं वो कार्य करेंगे, फिर वो अंग कार्य करेगा, तो धीरे धीरे बढ़ता है ना। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। विकास बिल्कुल सतत रूप से चलती है, लेकिन विकास रेखीय होता है, ये बात बिल्कुल सेट नहीं हो रही है प्यारे विद्यार्थियों। विकास रेखीय नहीं होता है, विकास रेखीय कभी नहीं होता है। विकास तो इस प्रकार से जिगजैग चलने वाली प्रक्रिया है,
ठीक है। विकास तो एक प्रकार से वर्तुलाकार गति से चलने वाली प्रक्रिया है। तो जो वर्तुलाकार प्रकृति से चल रही है, वर्तुलाकार गति से चल रही है, वो रेखीय हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। तो रेखीय गति से ऐसे सीधी रेखा में नहीं चलेगी। तो ये आपका राइट आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि गलत पूछा है तो वही आंसर आएगा। 25, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। कहाँ पर घटित होता है मनुष्य जीवन का आरंभ? आरंभ से अंत तक। देखो भाई, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर, प्रत्येक बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बच्चे का विकास हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति का, मनुष्य का यहाँ पर निर्माण हुआ है। तो केवल एक कोष से जीवन का आरंभ मूलतः कहाँ से? केवल एक कोष से। आपको पता होना चाहिए कि भाई निर्माण कहाँ से होता है? शुक्राणु और अंडाणु, ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तो फिर जाइगोट का निर्माण होता है, यानी युग्मनज का। ये जाइगोट आगे वहाँ पर विभाजित होकर किसका निर्माण करता है भाई? 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस प्रकार से कोशिका विभाजन होता चला जाता है और फिर भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण के माध्यम से फिर भ्रूण का विकास होना प्रारंभ होता है भ्रूणावस्था में। पहले बीजावस्था ही, फिर भ्रूणावस्था ही, भ्रूणावस्था के बाद क्या हो जाता है आपका? शेषावस्था आ जाती है भाई, गर्भ वाली अवस्था आती है, गर्भावस्था। भ्रूणावस्था के बाद में गर्भावस्था में चला जाता है। गर्भावस्था से थोड़ा विकास होने के बाद में वहाँ पर डिलीवरी होती है तो वो शेषावस्था में आ जाता है, फिर वो बाल्यावस्था में आता है, फिर वो किशोरावस्था में आता है, फिर वो कहाँ में आता है आपका? प्रौढ़ावस्था में आता है, फिर वो वृद्धावस्था में आता है और फिर वो राम नाम सत्य की अवस्था में। सभी को पता ही है, सबको जाना है। तो यहाँ पर प्रारंभ कहाँ से हुआ? केवल एक बीज से प्रारंभ हुआ, शुक्राणु और अंडाणु से। तो वहाँ पर एक कोष आएगा। कितना कोष आएगा? केवल एक कोष। चलिए 26, एक बच्चे के मूल जन्मजात स्वभाव को निरूपित करने के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? तो उसका मूल जन्मजात स्वभाव क्या है? आपका स्वभाव क्या है जरा बता दीजिए। तो आंसर आएगा 3, उसकी प्रकृति को देखा जाता है। प्रकृति से ही मूल जन्मजात स्वभाव पता लगता है। हम बच्चे का स्टडी करने के लिए, केस स्टडी करने के लिए उसका स्वभाव देख लेते हैं। स्वभाव से अगर वो अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, तो कहीं ना कहीं हमको उसकी प्रकृति के माध्यम से, उसकी प्रकृति के माध्यम से उसका स्वभाव पता लग जाता है। उसकी प्रकृति कैसी है ये पता कर लो तो स्वभाव पता लग जाएगा। 27, परिपक्वता की विशेषता है। भाई परिपक्वता की एक विशेषता के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो यह एक स्वचालित प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है। अब तुम कितना परिपक्व होंगे, कितना नहीं होंगे, तुम्हारे हाथ में थोड़ी है क्या? वो तो एक ऑटोमेटिक होने वाली प्रक्रिया है, तो स्वचालित प्रक्रिया है। बिल्कुल ठीक बात है। वृद्धि की पूर्णता पर डिपेंड कर रही है। यस, परिपक्व हुआ मतलब वृद्धि उसकी पूर्ण हुई, मैच्योर हुआ। अधिगम का आधार है। हाँ, तो अधिगम अगर वो जितना अधिगम करेगा, सीखेगा, तो उतना परिपक्व होगा। तो तीनों राइट जा रहे हैं, मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट जाएगा मेरे प्यारे प्यारे गोल 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 मटोल विद्यार्थियों? ऑप्शन 4 करेक्ट जाएगा। चलते हैं आगे। 28, परिपक्वता जिसका दूसरा नाम है, परिपक्वता जिसका दूसरा नाम है, ठीक है, परिपक्वता जिसका दूसरा नाम क्या है? तो भाई परिपक्वता का दूसरा नाम क्या है? अधिगम पूरा हो जाना? नहीं, केवल अधिगम पूरा हो जाने से परिपक्वता हो जाएगी क्या? आयु का विकास हो जाना? अरे आयु तो बढ़ गई, मैच्योर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? तो गड़बड़ है। शारीरिक विकास हो जाना? अरे केवल शारीरिक विकास हो गया, मानसिक नहीं हुआ, सामाजिक नहीं हुआ, संवेगात्मक नहीं हुआ, तो क्या कर लोगे? तो भाई ये भी गलत हुआ। यस, कौन सा आंसर राइट जाएगा? क्षमता का विकास। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति परिपक्व है तो वो परिपक्वता होने के साथ साथ उसकी क्षमताओं का विकास होता है। एक परिपक्व व्यक्ति के अंदर जो क्षमताएं हैं कार्य करने की, वो एक अपरिपक्व व्यक्ति में नहीं होती है। आप देख लीजिए, एक अपरिपक्व बच्चे को एक काम दीजिए और एक परिपक्व व्यक्ति को काम दीजिए, दोनों की व्यवस्थित ढंग से काम किसका होगा? परिपक्वता वाले का होगा, क्योंकि परिपक्वता वाला जो व्यक्ति है वो अपनी क्षमताएं रखता है, विभिन्न क्षमता रखता है, विश्लेषक क्षमता रखता है। चलिए 29, अब आप मुझे बता दो, ये 29 जो है 29 वर्ष का व्यक्ति कौन सी अवस्था के अंतर्गत जाएगा? कमेंट सेक्शन में नीचे लिख देना कौन सी अवस्था में जाएगा। तो जो परिवर्तन अधिगम के कारण नहीं होते हैं, ये मैंने आपके लिए होमवर्क दे दिया एक तरीके से। ये तो क्वेश्चन नंबर 29 है, लेकिन मैंने आपके लिए होमवर्क दे दिया है कि यदि कोई किसी व्यक्ति की आयु 29 वर्ष हो तो वो कौन सी अवस्था में जाएगा? शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में? कहाँ जा रहा है भाई वो? जरा बता दीजिए। भ्रूणावस्था में, गर्भावस्था में, कहाँ जा रहा है? चलिए, जो परिवर्तन अधिगम के कारण नहीं होते हैं उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। देखो, दो ही चीज़ें हैं। एक तो व्यक्ति अधिगम यानी वातावरण से अधिगम करते हुए, सीखते हुए बातों को समझेगा, और दूसरा है उसका एक वंशानुक्रम कारण, जो कि वो परिपक्व होता चला जाएगा। तो अगर जो चीज़ अधिगम से नहीं हो रही उसके लिए पूरी तरीके से कौन जिम्मेदार है? उसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है परिपक्वता। ऑप्शन नंबर 2 राइट जाएगा।
चलिए आज की हमारी इस बेहतरीन क्लास का इस यूनिट फर्स्ट बाल विकास की जो हम ले रहे हैं यहाँ पर सीरीज, टेस्ट सीरीज, फ्री टेस्ट सीरीज, उसका अंतिम प्रश्न आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यानी कि जो नीचे दिए गए 4 ऑप्शन हैं, इनमें से क्या वो कौन सा वो ऑप्शन है जो एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छी तरीके से वर्णन कर रहा है? पहला ऑप्शन है यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है, थोड़ा ठीक नजर आ रहा है। ऑप्शन 2 क्या कह रहा है? यह संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित है, नहीं, बिल्कुल गलत जा रहा है। विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता होती है क्या? नहीं। यह विशिष्ट आयु में होता है क्या? ऐसी कोई आयु निर्धारित नहीं है। यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है। तो अच्छी तरीके से आपका यहाँ पर वर्णन कर रहा है ऑप्शन ए कि ये व्यक्तिगत विकास की एक कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं एक बात बता दूं, हम अब तक आपके 6 टेस्ट और ले चुके हैं। आज ये 7वां नंबर का आपका टेस्ट है। इससे पहले के 6 टेस्ट देखने के लिए ये जो आप वीडियो देख रहे हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक कीजिए। सबसे पहले ही आपको एक लिंक दिखाई देगी, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, पूरी की पूरी उस प्ले लिस्ट बना रखी है, उस प्ले लिस्ट का लिंक दे रखा है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं और जाकर उन वीडियो का भी आनंद ले सकते हैं। आपको मैं बता दूँ, और भी अन्य जो वीडियो आपसे संबंधित हैं, जो आपके काम आ सकते हैं, उन सभी की प्लेलिस्ट नीचे दी हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिए, नीचे सारी लिंकें आपको दी हुई है प्लेलिस्ट की, वहाँ पर क्लिक करके इजीली आराम से उन वीडियो का आनंद लीजिए, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स, पूर्णतः निःशुल्क। आपको बता दें, इस क्षेत्र का ये एकमात्र ऐसा कोचिंग संस्थान है, मां सरस्वती धाम कोचिंग क्लासेस ऋषभदेव, जो कि यूट्यूब पर आपके समर्थन के माध्यम से हम लोग लगभग 2000 के करीब पहुँच चुके हैं। इतने आपको अन्य किसी कोचिंग सेंटर के नहीं मिलेंगे इस क्षेत्र में। और ऑफलाइन के अंदर तो हम पहले से ही शीर्ष पर आसीन थे, अब ऑनलाइन के क्षेत्र में भी हम शीर्ष पर आसीन होने जा रहे हैं। जल्दी आपके साथ हम डिजिटलाइजेशन विधि के माध्यम से भी आगे बढ़ेंगे, जो कोरोना काल में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए मित्रों, विद्यार्थियों, आप प्लेलिस्ट में जाकर भी उनको सर्च कर सकते हैं। वो बहुत सी टेस्ट सीरीज और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासें भी दी हुई है। तो फ्री टेस्ट सीरीज रीड लेवल 1 और 2 की समाप्त हुई। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शेयर कर लीजिएगा। कमेंट अगर आप नीचे कर रहे हैं तो कैसी लग रही है हमारी क्लास से कमेंट कीजिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट लाइक वाले बटन पर आज जरूर दबाइएगा। भाई इतने लोग आप देखते हो, एक लाइक बटन दबाने में क्या आपके 200 रुपये लग जाते हैं क्या? आपके जेब से कुछ चला जाता है क्या? नहीं जाता है ना। तो एक लाइक बटन तो बनता है ना टीचर को प्रेरित करने के लिए। तो आप कितना प्रेरित कर पाते हैं, आप कितनी परिपक्वता का यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, वो हम आज देख लेंगे। लाइक के माध्यम से आप कितने लाइक कर रहे हैं। मां सरस्वती धाम कोचिंग क्लासेस ऋषभदेव आपको बताइए, इन नंबरों पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज की हमारी क्लास समाप्त हुई, और मैं आपको बता दूं, नियमित रूप से हम यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज टेस्ट लेकर आते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। कैसी लग रही है क्लास, आकलन करें, पूरे दिन पढ़ाई करें, और शाम को 6 बजे आते ही आप यहाँ पर आकलन अपना कर लें। तो ये हमारी नई टेक्निक रहेगी, जिसमें हम रोज 6 बजे लेकर आएंगे। तब तक कल मुलाकात फिर होगी आपसे एक नए सब्जेक्ट के नए सुपर 30 क्वेश्चन के साथ। और महत्वपूर्ण बात बेटा, सब तक शेयर कर देना। आप पढ़ चुके हो, दूसरे को भी पढ़ने का मौका दो, उनको भी आकलन करने का मौका दो। तो आपके कनेक्शन में, आपके संपर्क में जितने विद्यार्थी रीड की तैयारी कर रहे हैं बेचारे, उन सभी बेचारे बच्चों तक, उन सभी विद्यार्थियों तक आपको जरूर पहुंचाना है, ठीक है ना, ताकि वो घर बैठकर अपना आकलन कर सके। हम उन बच्चों के लिए ही कार्य कर रहे हैं। तो सबको, और ये अन्य क्लासों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण जाएगा आपके लिए, जैसे रीट है, पटवारी है, कांस्टेबल है, एसआई है। इसके अतिरिक्त आप अन्य जैसे वन रक्षक है, वनपाल है, उनके अंदर भी हमने जो वीडियो बनाया, जैसे सामाजिक विज्ञान का एक वीडियो बनाया जिसमें जीके से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे हिंदी और इंग्लिश के आपके सामने हम वीडियो लेके आ रहे हैं लगातार। जैसे मैथ्स का मैंने आपको पढ़ाया, तो ये सब मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है। इसके अलावा जैसे जीके के कुछ टॉपिक्स हो गए, ये तो भाई सभी में पूछे जाते हैं ना, तो ये सभी के एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड के रूप में आपकी साइकोलॉजी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं आपकी टीचिंग मेथड्स के साथ STC PTT में भी मौजूद है, तो वहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा आपके लिए काम आएगा। तो सब तक फैला दीजिए, दबाकर लाइक कीजिए, दबाकर शेयर कीजिए, और जमकर सब्सक्राइब करते हुए चैनल को आगे बढ़ाइए, और लगातार अपनी तैयारी का आकलन कीजिए। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय माता सरस्वती जी। कल मुलाकात होगी।